सब्जेक्ट्स अलग अलग लेवल पर हमारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों के डील करूंगा। एफए के बारे में हम अगर बात करें तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अगर सब्जेक्ट के बारे में अगर इंट्रोडक्शन दूं तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है बेटा एफए, या हम इसको बोलते हैं एफएफए भी बोला जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिकली ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये अकाउंट्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। जो आप लोगों ने क्लास 11 12 के अंदर रीड आउट किया हुआ है, काफी सारी चीजें वही चीजें कवर अप की हुई है। कुछ चीजें बहुत सारी डिफरेंट भी है, ऐसा नहीं तो कि पूरा 11 12 का है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने क्लास 11 12 के अंदर जो पढ़ा है बेटा वो पढ़ी है अकाउंटिंग, पूरी इंडियन अकाउंटिंग। वो आपने डील किया है कौन सी, इंडियन अकाउंटिंग। बट हम यहाँ पर एसीसीए के अंदर हम डील करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग की। जब हमें इंटरनेशनल लेवल पर अगर अकाउंट्स बनाने होते हैं, then how we prepare international accounts. So in this subject we will deal how to maintain accounts at international level. हमारा वो चीज हम डील करेंगे। उसके अलावा मैं अगर इसके सब्जेक्ट एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम जब इसका होता है बेटा, तो एग्जाम के अंदर आप लोगों के दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट वन इज एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड द सेकंड वन इज एमटीक्यू, मल्टी टास्क क्वेश्चंस। दो तरह के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जो आपके पेपर में आते हैं 35 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क ईच। 35 क्वेश्चंस 2 मार्क ईच, दैट विल बी 70 मार्क्स। और उसी के अलावा फिर हमारा दो क्वेश्चंस आते हैं एमटीक्यू मल्टीटास्क क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं 15 मार्क ईच, जो आपके कवर अप होते हैं बेटा 30 मार्क्स के। और टोटल आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का। सर ये जो मल्टीटास्क क्वेश्चन आते हैं ये किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसका पैटर्न कैसा होता है? बेसिकली आपका जो पेपर होता है बेटा वो होता है सीबी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। आप लोगों ने सब बच्चों ने कुछ वैसे जनरली एक एक पेपर आप लोग दे चुके हैं, और अगर किसी ने नहीं दिया हुआ है तो वो आप लोग देंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू के अंदर तो ऑप्शन पर टिक करना होता है, लाइक ऑप्शन ए बी सी डी। आपको ए बी सी डी इस तरह से वो दे दिया जाएगा, तो आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है वो आपको करेक्ट करके क्लिक करना होता है। एमटीक्यू क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको ऐसा नहीं तो कि पूरी चीजें बनानी रहेगी। इसके अंदर क्या होता है एमटीक्यू क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्लास 11 में ट्रायल बैलेंस पढ़ा है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस रीड आउट किया है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने पढ़ा है लाइक आप सपोज कैपिटल है, तो कैपिटल को भाई यहाँ पर वो क्या कर देंगे, दो पॉइंट्स बना देंगे आपके। ये डेबिट पार्ट है और ये क्रेडिट पार्ट है, तो कैपिटल को हम डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो आपको क्लिक करना रहेगा डेबिट पर होगा या क्रेडिट पर होगा। या फिर आपसे मानो ट्रायल बैलेंस, उस ट्रायल बैलेंस का उन्होंने लास्ट में टोटल पूछ लिया, डेबिट क्रेडिट का करवा करके भी टोटल अमाउंट कितना बैठेगा, बैलेंस शीट का टोटल कितना बैठेगा। वो इस तरह के दो क्वेश्चंस आते हैं एमटीक्यू क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको ओनली सिर्फ अमाउंट वगैरह मेंशन करना होता है, कोई आपको पूरे अकाउंट्स वगैरह वो चीजें ड्रॉ नहीं करना होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। तो हमारा बेसिकली ये एग्जाम पैटर्न रहता है, जिसमें 35 क्वेश्चंस एमसीक्यू रहते हैं 70 मार्क्स का, और एमटीक्यू क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क ईच के। पेपर का जो आपका ड्यूरेशन होता है वो टोटल आपका 2 आवर्स का होता है, और आपको एग्जाम पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है 50%।
अगर आपका 50 से बिलो अगर मार्क्स का स्कोर रहता है देन यू विल नॉट बी क्वालिफाइड, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आपको वापस एग्जाम में अपीयर होना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अब यहाँ पर एक बार आप सब लोगों का अभी प्रेजेंट में आप लोग एक तो कौन सी सिटी से है और अभी आप लोग कौन सी लेवल पर है, मतलब ट्वेल्थ है, बीकॉम है, क्या आप कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, एक बार मुझे सब बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉली, बेटा आप क्या कर रहे हैं अभी? Sir, I'm a BCom first year student. बीकॉम फर्स्ट ईयर, और आप कौन सी सिटी से हैं? So Bilaspur, Chhattisgarh. ओके। फिर उसके बाद में एतिन माथुर, बेटा आपका सिटी और अभी आपका प्रेजेंट में लेवल क्या है, आप किस लेवल पर हैं, बीकॉम ग्रेजुएशन क्या है आपका चल रहा है? Yes, sir. Sir, I am from Kota, ओके। and right now I'm in BCom third year, बीकॉम थर्ड ईयर। and also I'm in CA intermediate. ओके, सी इंटरमीडिएट भी चल रहा है। एंड गुरजोत? Yes, sir. So I read in class 12 and I'm also from Kota. ओके। एंड हर्षित आपका बेटा? So BCom first semester Varanasi. ओके। हर्षप्रीत कौर? Yes, sir. So I'm from Bara City and right now I'm in first year BCom. ओके। एंड खुशी? Sir, I'm from Ujjain, Madhya Pradesh, and अभी BBA सेकेंड ईयर चल रहा है। ओके। एंड निशिता? Sir, I'm from Jodhpur and currently in BCom third semester. ओके। सो मेजरली स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो मतलब ट्वेल्थ में है या फिर बीबीए या बीकॉम वगैरह में, मेरा पूछने का पर्पस ये है भाई कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो बिल्कुल ही नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है, भाई बिल्कुल कॉमर्स के बारे में भी एबीसीडी नहीं हो, तो भाई मुझे उस चीज को बताना पड़े। तो मैंने सबसे पहले जो आपको बताया हमारा ये जो सब्जेक्ट है, हम यहाँ पर इस सब्जेक्ट के बारे में हम नॉलेज लेंगे। एफ ए या एफ एफ ए हम बोलते हैं इसको, जो हम यहाँ पर हम डील करने वाले हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग पूरा हम यहाँ पर रीड आउट करते हैं। मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न बता दिया है। सब्जेक्ट ऐसा है, हम अगर चाहें तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप में ही एक स्टूडेंट रही है जूही, जिसने पूरा ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड लेवल पर रैंक लगा चुकी है, आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड आ चुका है उसका एफए के अंदर भी, तो स्कोर बहुत अच्छा कवर अप कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है। प्लस मैं स्टार्टिंग में ही बोलूंगा अपना टारगेट सेट जरूर करिएगा, तो कि हमें इस मंथ के अंदर पेपर में अपीयर होना है, ताकि आपका स्टार्टिंग से माइंडसेट रहेगा तो वो चीज़ें आपको क्लैरिटी रहेगी मुझे मुझे कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट करना है। चलिए, फिर इसके बाद में मैं आगे का बता दूं, ये जो भी मैं डेली क्लास लूंगा, मेरी डेली क्लास बेटा पूरी रिकॉर्डिंग होती है, तो आपको अगर कभी कोई क्लास आपकी अगर स्किप हो जाती है तो आप मुझे या एकता मैम को आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए टेलीग्राम पर, वो आपको उस डे की क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल करा देंगे। डेली की हमारी सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती है। सेकेंड थिंग, मैं यहाँ पर जो भी लिखता हूँ आपको साथ के साथ में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली फोकस करना है, आपको समझना है चीजें। आफ्टर क्लास आई विल शेयर पीडीएफ्स ऑफ द ऑल रिटर्न वर्क, ये मैं यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ उनका सबका आपको आपके ग्रुप पर उसका डॉक्यूमेंट का आपको पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप उसके बाद में आराम से उसको नोट डाउन कर सकते हैं, अभी साथ के साथ में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहे। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आप लोगों को बुक शेयर करवा दिया है ग्रुप पर, आपके पास में बुक आ गई है एफए की वर्क बुक और प्रैक्टिस बुक, दो तरह की हमारी बुक्स दे रखी है बेटा। वर्क बुक जो है उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, थ्योरी दिया हुआ होता है प्लस क्वेश्चंस गिवन होते हैं, बट वो क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं उसके अंदर। आप उस वर्कबुक से थ्योरी रीड आउट करेंगे हम हर चैप्टर वाइज, और उसके क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे।
वर्क बुक पूरी मैं कवर कराऊंगा। फिर उसके बाद में हम उसी के साथ में हमारी दे रखी है प्रैक्टिस बुक, और प्रैक्टिस बुक के अंदर हमारे हर चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस गिवन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो आपको हर चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद में आपको उसके क्वेश्चंस कवर अप करने रहेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? तो प्रैक्टिस बुक के अंदर ओनली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस गिवन है, उसके अंदर समझा कुछ नहीं रखा, उसके अंदर कोई पॉइंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। वर्क बुक के अंदर सारे चैप्टर्स का थ्योरी पार्ट वगैरह कवर अप किया हुआ है। तो अब हम आज से स्टार्ट करते हैं इसका एफए का। और स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक टर्म्स से। बेसिक टर्म्स बेसिकली क्यों हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, हमें अकाउंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने ये सब चीजें पहले से रीड आउट किया हुआ है, बट हमें एक बार वापस से क्लैरिटी आ जाए भाई ये चीजें हमने जो पढ़ा था, ताकि बार बार में हमें बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आए, ये चीजें हमारी सारी क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैं एक बार आपको वापस से ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिक टर्म्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि जो जो टर्म्स हमारी अकाउंट्स में यूज होती है वो चीजें हमें रिवाइज हो जाए। तो हमारा बेसिक टर्म्स के अंदर फर्स्ट टर्म दिया है अकाउंट, और मैंने अभी हाल बोल दिया आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं क्लास के बाद में पूरा आपको शेयर कर दूंगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको समझने पर फोकस करना है। हमारा फर्स्ट वर्ड दिया है अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप जब कोई ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स। बेसिकली मिस्टर एक्स के अकाउंट्स लेकर का उसमें चेक करना है मुझे कितने पैसे ले लिए उन्होंने, दैट इज अकाउंट। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अकाउंटिंग करना। तो अकाउंटिंग करना सर मैं जॉब करता हूँ, सर किस चीज की जॉब करते हैं? सर मैं अकाउंटिंग करता हूँ। अकाउंटिंग जहां पर हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन दिस, रिकॉर्डिंग करना, एनालाइजिंग करना, समराइजिंग करना एंड क्लासिफाइंग करना, ये सब कुछ अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जहां पर हम ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग भी करते हैं, तो ये सब कुछ हमारा अकाउंटिंग के अंदर आता है। थर्ड वर्ड आता है अकाउंटेंसी। आप लोगों ने क्लास 11th और 12th के अंदर अकाउंट्स पढ़ा था, तो उस बुक पर लिखा होता था अकाउंटेंसी। तो हमें जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है तो उसके जो रूल्स होते हैं, जो उसके सिस्टम है, लाइक आपको जब क्लास 11th में आपने जनरल एंट्री पढ़ना सीखा था, आपको टीचर्स ने पहले जनरल से रिलेटेड रूल्स बताए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो वो सब कुछ हमारा क्या है, एक तरह से हम क्योंकि अकाउंट्स में स्टार्टिंग कर रहे थे, तो स्टार्टिंग हम कर रहे थे तो हमें वहां पर क्या किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो वो चीज हमारा अकाउंटेंसी। इज इट क्लियर? थ्री टर्म्स, अकाउंट, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। Yes, sir. फिर इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट टर्म दिया है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी डिसाइड हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमें किस तरह के अकाउंट्स बनाने हैं, कौन कौन सी बुक्स हमें रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ हमारा क्या होता है? बुक कीपिंग का पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, सब्सिडियरी बुक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 11 के अंदर, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स की बुक्स प्रिपेयर करते हैं, लाइक परचेज बुक, इसके अंदर हम क्या करते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जब आप गुड्स परचेज करते हैं, और किसमें? क्रेडिट में अगर परचेज करते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें? परचेज बुक में। सेल्स बुक हम बनाते हैं जिसमें हम जब आप गुड्स वगैरह अगर क्रेडिट में सेल करते हैं तो उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स बुक के अंदर। कैश बुक, जब हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है तो क्या करते हैं? हम कैश बुक बनाते हैं। तो कौन कौन सी बुक्स हमें प्रिपेयर करनी है, उसके वाउचर्स वगैरह बनाने हैं, वो सब कुछ हमारा क्या होता है? बुक कीपिंग का पार्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ बुक्स, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, स्टार्टिंग की जनरल एंट्रीज, प्रिपरेशन ऑफ स्टार्टिंग जनरल एंट्रीज, ये सब कुछ हमारा क्या होता है? बुक कीपिंग का पार्ट कहलाता है। तो फर्स्ट टर्म मैंने बता दिया अकाउंट्स, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। सेकंड टर्म इज अकाउंटिंग, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग करना।
थर्ड वन इज अकाउंटेंसी, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। फोर्थ वन इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग की जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है जहां पर हम किस तरह के हमें अकाउंट्स वगैरह बनाने, वो चीज हमारा बुक कीपिंग कहलाता है। फिफ्थ टर्म हमारा दिया है परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है, जब आप कोई गुड्स वगैरह परचेज करते हैं रीसेल करने के पर्पज से, तो उसको हम कहते हैं परचेज करना। किस पर्पज के लिए? रीसेल करने के पर्पज से। आपने अगर रीसेल करने के पर्पज से अगर गुड्स परचेज नहीं किया तो फिर हम उसको परचेज की डेफिनेशन में नहीं लेते। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने टी शर्ट परचेज करा है बट मैं इसको सेल आउट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट रीसेलिंग दिस टी शर्ट, देन इट विल नॉट बी कवर इन द परचेज। बट अगर मान लो मेरी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, मैं टी शर्ट्स लेकर के आया हूँ किसके लिए? बेचने के पर्पज के लिए, तो फिर वो परचेज की डेफिनेशन में आएगा। So purchase means purchase of goods for resale purpose, then it will be included in the purchase. Purchase may be in cash or in credit. वो कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। क्रेडिट मतलब उधार में। फिर इसी के बाद में दिया है हमारा नेक्स्ट टर्म परचेज रिटर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। परचेज रिटर्न और वी कैन से रिटर्न आउटवर्ड। सर ये क्या होता है? जब आप परचेज किए हुए गुड्स को किसी भी रीजन से अगर रिटर्न कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। When purchased goods returned to the seller due to any reason like overpricing, आपने रेट ज्यादा लगा दिया, डिफेक्टिव गुड्स, आपने खराब चीज मुझे दे दिया, नॉट एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसा मैंने बोला था वैसा आपने नहीं बनाया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने बेकरी की शॉप है और मैंने वहां पर आपको बोला था भैया मेरे लिए केक बना देना, और कौन सा वाला बनाना है? एगलेस केक बनाना। मैग कंज्यूम नहीं करता हूँ, मैग यूज नहीं करता, मेरे लिए एगलेस वाला केक बना देना, और आपने मेरे लिए क्या बना दिया? एग वाला केक बना दिया। मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। मैंने आपको बोला था मान लो चॉकलेट फ्लेवर का केक बनाना, और आपने मेरे लिए क्या बना दिया? वनीला फ्लेवर बना दिया। तो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो मैं क्या कर दूंगा? वो जो परचेज किया वो गुड्स से वापस से रिटर्न कर दूंगा, तो उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। और उसका सेकंड नेम होता है रिटर्न आउटवर्ड। व्हेन गुड्स रिटर्न बाय बायर, और जब परचेजर ने जो गुड्स परचेज किया था और अगर वो गुड्स को रिटर्न कर देता है, देन एन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड, तो वो एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं डेबिट नोट। उस डॉक्यूमेंट को मतलब कि जब बायर अपना परचेज किया हुआ गुड्स जब रिटर्न करता है तो उस टाइम पे वो जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं डेबिट नोट। इज इट क्लियर? Yes, sir. फिर इसी के बाद में हम आगे चले बेटा। डेबिट परचेज रिटर्न के बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सेल्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है सेल्स। अब सेल्स क्या होता है? आप लोग जानते हैं सेल्स का मतलब, जब भी आप कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स वगैरह अगर सेल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स। व्हेन गुड्स सोल्ड फॉर बिजनेस पर्पस, जब आप अगर गुड्स वगैरह सेल करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल्स। लाइक आपने बिजनेस में गुड सेल करा 1 लाख का, फ्रिज सेल करा, तो वो सब कुछ हमारी सेल्स में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड दिया है सेल्स रिटर्न। ये मैं सब कुछ बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक ब्रशअप कराने के लिए, वापस से रिकॉल कराने के लिए, ताकि ये चीजें मुझे बार बार आगे नहीं बताना पड़े, जो क्योंकि हमारा कई बार गैप लग जाता है तो वो थोड़ा सा चीजें हम माइंड से स्किप हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ट, जिसको हम रिटर्न इनवर्ट भी कहते हैं। व्हेन सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, जब सेल किया हुआ गुड्स अगर कस्टमर रिटर्न कर देता है तो उसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल किया हुआ गुड्स जब कस्टमर अगर रिटर्न कर देता है, और जब सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न करते हैं तो जो बायर है वो तो क्या बनाता है? डेबिट नोट। बायर तो क्या बनाएगा बेटा? डेबिट नोट। और जो सेलर है वो क्या बनाता है? कंफर्मेशन देता है तो कि हाँ सर मैंने आपके अकाउंट को कम कर दिया है, तो वो क्या बनाता है? क्रेडिट नोट। फिर वापस से बोल रहा हूँ, जब गुड्स रिटर्न होता है तो गुड्स रिटर्न होता है तो बायर जो है वो तो क्या बनाएगा? डेबिट नोट। और जो सेलर है वो क्या बनाएगा? क्रेडिट नोट प्रिपेयर करता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए फिर इसी के बाद में हम आगे आते हैं, आगे की फर्दर टर्म्स डिस्कस करते हैं। यहाँ तक का हमारा पॉइंट हो गया। अब इसी के बाद में 8 टर्म्स के बाद में हमारा आता है नेक्स्ट टर्म गुड्स।
सर गुड्स का मीनिंग क्या होता है? जब आप कोई भी आइटम मैन्युफैक्चर करते हैं या परचेज करते हैं, किस पर्पस के लिए? रीसेल पर्पस के लिए। When any item purchased or manufactured for resale purpose, then it will be goods. तो उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। जब भी आप कोई आइटम वगैरह अगर परचेज करते हैं या मैन्युफैक्चर किया जाता है, किस पर्पस के लिए? रीसेल करने की पर्पस। आज आपके घर में आपके मान लो मम्मी खाना बनाती हैं, घर में मदर खाना बनाती हैं, तो वो जो खाना बनाती है, क्या वो उसका चार्जेस लेती है क्या बेटा? आपकी No, sir. चपाती, बट वही आप खाना आप रेस्टोरेंट पे जाकर के ऑर्डर करके खाना खाते हैं, तो उसका आप अमाउंट पे करते नहीं करते? Yes, sir. तो आपके घर के लिए वो जो आपके फूड बनाया गया है, वो आपका गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि उसको रीसेल नहीं करते। बट रेस्टोरेंट वाले जब वो फूड बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं? उसको रीसेल करते हैं, तो उनके लिए वो गुड्स की डेफिनेशन में आता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये पॉइंट बोला है, तो कि हमारा जब भी हम कोई प्रोडक्ट ये बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या परचेज करते हैं, किस पर्पस के लिए? रीसेल करने के पर्पस से, तो उसको हम गुड्स की डेफिनेशन में कवर अप करते हैं। क्या चीज हमारा गुड्स की डेफिनेशन में आएगा और क्या चीज नहीं आएगा, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस चीज का है। अगर मान लो मैं अगर स्टेशनरी का बिजनेस करता हूँ, फॉर स्टेशनरी डीलर स्टेशनरी will be goods। स्टेशनरी डीलर के लिए स्टेशनरी क्या होगी? गुड्स होगी। नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा इन्वेंट्री या स्टॉक। इन्वेंट्री या स्टॉक का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी आइटम जो एक पर्टिकुलर डेट पर आपका अनसोल्ड रखे हुए होते हैं, जो अभी तक सेल नहीं हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री या स्टॉक। आइटम विच रिमेन अनसोल्ड एट पर्टिकुलर टाइम, ऐसे आइटम जो आपके अभी तक सेल नहीं हुए हैं, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक। ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक रखा होगा उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, और ईयर के एंड में जो होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक रिमेनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। जैसे हमारा ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 1 अप्रैल को हमारा जो स्टॉक होगा उसको हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, और 31 मार्च को जो स्टॉक होगा वो हमारा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। हमारे इंडिया में चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कुछ जगह पर चलता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी को जो स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक, और 31 दिसंबर को क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री भी अलग अलग तरह का होता है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल मतलब आप सपोज मान लो रजिस्टर बनाते हैं, तो रजिस्टर बनाने के लिए पेपर जो है वो आपका क्या होगा? रॉ मटेरियल, जो आपका उसी से आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन करते हैं, उसी से आप प्रोसेस करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है, हाफ रेडी गुड्स, नॉट एबल टू सेल, जिसको आप अभी सेल नहीं कर सकते, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड फिनिश्ड गुड्स, रेडी टू सेल, आप अभी ऑर्डर दीजिए, मैं आपको अभी इमीडिएटली डिलीवर कर दूंगा, तो उसको हम कहते हैं फिनिश गुड्स। जैसे आप बेकरी की शॉप पर जाते हैं, वहां पर वो लोग कुछ केक वगैरह पहले से रेडी करके रखते हैं। आपने ऑर्डर दिया, आप सर केक है क्या? हाँ सर ये वाले केक तो बने हुए रखे, अगर आपको इनमें से पसंद आ रहा है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज आपको अगर कोई स्पेशल कस्टमाइज कराना है तो आप हमें टाइम दे दीजिए, हम आपको बना करके दे देंगे। तो वो जो रेडी किए हुए हैं वो हमारा क्या कहलाता है? फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री। और फिर इसी के बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? इट मींस अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय ऑनर। ऑनर ने बिजनेस के अंदर जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको हम कहते हैं कैपिटल। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और काइंड, किसी भी तरह का वो अमाउंट हो सकता है। वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, काइंड मतलब कोई एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है। बिल्डिंग लेकर के आ गया, मैं मशीन लेकर के आ गया, फर्नीचर लेकर के आ गया, तो वो सब कुछ हमारा कैपिटल कहलाता है। फिर इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट टर्म दिया है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है?
जब आप किसी भी तरह का अलाउंस, बेनिफिट, डिडक्शन ऑफर किया जाता है बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस। जो सेलर है वो जब किसी भी तरह का अगर आपको बेनिफिट अगर प्रोवाइड करता है तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट देना। आपके अमाउंट में कम कर देगा, अलाउंस दे दिया उसने, किसी भी तरह का कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो सब कुछ हमारा डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट भी कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड द सेकंड वन इज कैश डिस्काउंट। 2 तरह के हमारे डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, आप लोग मॉल वगैरह के अंदर जाते हैं तो मॉल वगैरह के अंदर क्या होता है बेटा? ऑफर्स चलते हैं, बहुत सारे तरह तरह के ऑफर वगैरह चलते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे, अमेजोन वगैरह पे, इन पे ऑफर्स चल रहे हैं, वहां पर वो सभी को दे रहे हैं डिस्काउंट। वो ऐसा नहीं तो कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर को दे, वो आपको भी डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे भी डिस्काउंट मिल रहा है, थर्ड पर्सन को भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो चीज हमारा क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। गिवन टू ऑल कस्टमर, सभी कस्टमर्स को दिया जाता है। गिवन फॉर स्टॉक क्लियरेंस पर्पस, स्टॉक को खत्म करने के लिए, पुराना स्टॉक हटाने के लिए। और ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में सेपरेटली शो नहीं करते हैं, उसको डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है? उसकी लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब आप मॉल कहीं पर भी जाते हैं तो हर प्रोडक्ट पे एक टैग लगा हुआ होता है, वो जो टैग लगा होता है उसको हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। उसकी लिस्ट प्राइस में से डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। मान लो सपोज आपने जींस देखा और जींस की वैल्यू है कितनी? 1000 रुपीज। आप मॉल में गए, मॉल में आपने जींस पसंद करी, जींस की वैल्यू कितनी? 1000 में 50% ऑफ चल रहा है, तो डायरेक्टली क्या कर देते हैं आपसे? सर 1000 की जींस है, 50% अभी ऑफ चल रहा है, तो 1000 का 50% कितना हो जाएगा? 500 रुपीज आपको पे करना होगा। जस्ट अ मिनट। तो 1000 की हमारी जींस है और उस पर अगर 50% ऑफ चल रहा है तो वो चीज हमारा क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। जो बेसिकली क्यों दिया जाता है? स्टॉक को एंड करने के लिए, स्टॉक को खत्म करने के लिए, और सभी को दिया जाता है और उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, विंटर सीजन हमारा एंड हुआ, फरवरी के अंदर हमारा विंटर सीजन एंड हो जाता है। अब उसके बाद में हमारे स्वेटर्स हैं, जैकेट हैं, पुलोवर्स वगैरह हैं। तब मॉन्टी कार्लो वगैरह के आप स्टोर्स पर जाकर के देखेंगे, वर्धमान वुलन स्टोर्स पर जाकर के देखेंगे, तो जो जैकेट आपकी 4000 5000 की आ रही है अभी प्रेजेंट में, जब आपका सीजन एंड हो जाता है तो उस टाइम पर वो आधी रेट पे मिल जाती है। तो वो चीज हमारा क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट। और फिर होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर कस्टमर्स को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? गिवन टू रिसीव कैश पेमेंट्स अर्लियर, ताकि आपसे जल्दी पेमेंट मिल सके, और उसको हम सेपरेटली शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग गाड़ी परचेस करने जा रहे हैं, व्हीकल परचेस करने जा रहे हैं, तो आपसे पूछते हैं सर गाड़ी कैश में लेंगे या लोन वगैरह लेकर के लेंगे। अगर आप पूरा पेमेंट कैश में कर देते हैं तो फिर वो क्या कर देते हैं? आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देते हैं। स्कूल वगैरह में, कोचिंग्स वगैरह पर होता है, सर नॉर्मल फीस मान लो 50,000, आप अगर वन टाइम में अगर फीस डिपॉजिट कराओगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो वो 10% का आपको जो बेनिफिट दिया जा रहा है, जो कस्टमर अगर वन टाइम में डिपॉजिट कराएगा सिर्फ उसी को बेनिफिट मिलेगा, और जिसने अगर नहीं डिपॉजिट कराया तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट हम क्यों देते हैं? गिवन टू रिसीव कैश पेमेंट अर्लियर, ताकि हमें कैश का पेमेंट जल्दी मिल सके, और उसको हम सेपरेटली बुक्स में शो किया जाता है। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. डिस्काउंट का पॉइंट भी हमारा हो गया है। फिर इसी के बाद में हम आगे चले। नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा डेटर और अकाउंट रिसीवेबल्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ा हुआ है, ये सारे पॉइंट्स हमारे पढ़े हुए पॉइंट्स हैं, तो मैं एक बार बस इनको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि चीजें रिकॉल हो जाए। हम इसका मेन चैप्टर, अभी ये चैप्टर में एक बार पहले कवर अप करा दूं, पहले पूरा टॉपिक, फिर उसी के बाद में मैं एक और टॉपिक कवर कराऊंगा, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग।
जो आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, वो टॉपिक कवर कराने के बाद में फिर मैं मेन बुक का स्टार्ट कर दूंगा। तो 1 या 2 लेक्चर अभी मेरे इन चीजों में कवर होंगे, उसके बाद में फिर हम मेन टॉपिक का स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है, नेक्स्ट टर्म हमारा दिया डेटर और अकाउंट रिसीवेबल्स। डेटर या अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? जब आप गुड्स क्रेडिट में अगर सेल करते हैं तो जिस पर्सन को आपने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है उस पर्सन को हम कहते हैं डेटर। When goods sold on credit, then person to whom goods sold known as debtor. And debtor will make payment in future. Debtor क्या करेगा? हमें फ्यूचर में पैसा देगा। For example, Ramesh sold goods to Suresh of $1 lakh. रमेश ने क्या करा बेटा? गुड्स सेल करा है सुरेश को $1 लाख का। तो रमेश की बुक्स में हम क्या करेंगे? सुरेश का नाम किस नाम से लिखेंगे? डेटर के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। रमेश अपनी बुक्स में क्या करेगा? सुरेश का नाम लिखेगा डेटर के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये मुझे क्या करेगा? फ्यूचर में पेमेंट करने वाला है, तो वो उसके लिए क्या होगा? डेटर कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया है क्रेडिटर और वी कैन से अकाउंट पेबल। क्रेडिटर और अकाउंट पेबल। सर ये क्या होता है? When goods purchase on credit, जब आप गुड्स क्रेडिट में परचेस करते हैं, उधार में गुड्स परचेस करते हैं, then person from whom goods are purchased, तो जिस पर्सन से आपने गुड्स परचेस किया है उस पर्सन को हम कहते हैं क्रेडिटर। जिस पर्सन से आपने गुड्स परचेस किया है, क्योंकि वो हमसे पैसा लेने वाला है। रमेश सोल्ड गुड्स टू द सुरेश। रमेश ने क्या करा बेटा? गुड्स सेल करा है किसको? सुरेश को। तो फिर इन द बुक्स ऑफ सुरेश, सुरेश की बुक्स में रमेश क्या होगा? क्रेडिटर कहलाएगा। सुरेश की बुक्स में रमेश क्या होगा? क्रेडिटर होगा। क्यों? क्योंकि उससे पैसा लेना, उसको वो पैसा देगा। सुरेश अपनी बुक्स में लिखेगा भाई रमेश मुझसे पैसे मांगता है, डिमांड करेगा कितने रुपए, जो भी गुड्स आपने परचेस करा है वो। इसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया है बैड डेट और ई रिकवरेबल डेट। बैड डेट और ई रिकवरेबल डेट ये क्या होता है? जब आप किसी पर्सन को गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं, उधार में गुड्स सेल करते हैं, या किसी से आपको कोई अमाउंट चार्ज करना है और वो अमाउंट जब आपको रिकवरेबल नहीं होता है। When goods sold on credit, जब आप गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं, अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर, और जो अमाउंट आपको डेटर से रिकवरेबल नहीं होता, मतलब कि वो फ्यूचर में रिसीव नहीं होगा, उसको हम क्या कहते हैं? बैड डेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने गुड्स सेल करा 1 लाख का, बट डेटर्स ने अभी तक मान लो ओनली 60,000 में पे करा है, और उन्होंने क्या कर दिया? जो रिमेनिंग 40,000 था उसको पे करने से उन्होंने डिनाई कर दिया, भैया मैं नहीं दूंगा। तो वो जो 40,000 का जो अमाउंट है जो उन्होंने मना कर दिया है देने से, वो 40,000 का अमाउंट को हम क्या कहेंगे? बैड डेट या ई रिकवरेबल डेट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये मैंने 15 टर्म्स मैंने बता दिए हैं बेटा यहाँ तक के। फिर एक और वर्ड हम लेते हैं 15 टर्म्स के बाद में, बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है? बेसिकली जो अमाउंट में लास्ट ईयर बैड डेट के फॉर्म में राइट डाउन कर चुका था, राइट ऑफ कर चुका था भाई, तो कि मैंने मान लिया था तो कि अमाउंट मेरा पैसा डूब गया है, मुझे नहीं रिसीव होगा फ्यूचर में, इट विल नॉट बी रिकवरेबल इन द फ्यूचर। बट मैंने क्या कर दिया? वो अमाउंट बैड डेट हो गया था, मैंने उनके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, पुलिस में केस कर, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दिया, कोर्ट में केस स्टार्ट हो गया। किसी भी रीजन से अगर मुझे उस अमाउंट में से अगर कुछ पोर्शन अगर रिकवर हो जाता है, मैंने अगर मान लो बैड डेट लिखे हुए थे 10,000 के, आउट ऑफ विच अगर मुझे 2,000 रिकवर अगर हो जाते हैं, तो वो जो अमाउंट मुझे बैड डेट में से रिकवर हुआ है उस अमाउंट को हम कहते हैं बैड डेट रिकवर्ड। उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे बेटा? बैड डेट रिकवर्ड हम उसको कहेंगे। गुरजोत बोल रही है सर योर वॉइस इज ऑलमोस्ट इनऑडिबल नाउ, इज इट ऑडिबल बेटा?
अभी मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है बेटा गुरजोत? तो देखिए, हम बैड डेट रिकवर्ड का मतलब मैंने क्या बताया, जब हमारा जो अमाउंट है बैड डेट के फॉर्म में हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और उसमें से अगर हमें कुछ अमाउंट रिकवर अगर होता है तो उस अमाउंट को हम कहते हैं बैड डेट रिकवर्ड, एंड इट विल बी द प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बैड डेट हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, तो बैड डेट रिकवर्ड हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, प्रॉफिट कहलाता है। एंड नेक्स्ट टर्म हमारा आता है ड्राइंग्स। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जब आप बिजनेस से कैश या गुड्स या कोई एसेट अपने पर्सनल यूज के लिए अगर निकाल करके ले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। इट मीन्स अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। आप अपने बिजनेस से किसी भी तरह का अमाउंट कैश के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में या किसी भी एनी अदर फॉर्म में अगर निकाल करके ले जाते हैं, अमाउंट विथड्रॉ कराया जाता है तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑनर ऑफ बिजनेस पेड ट्यूशन फीस ऑफ ₹5,000 ऑफ हिज डॉटर। बिजनेस के ऑनर ने क्या करा, अपनी डॉटर की ट्यूशन फी पे करी है, कितनी, 5,000 आउट ऑफ बिजनेस इनकम, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा, ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। यहां तक का पॉइंट मैंने बता दिया है। ये 17 टर्म्स मैंने डिस्कस किया है आज, और मैंने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार चैप्टर का ओवरव्यू बता दिया है, मतलब सॉरी एग्जाम का ओवरव्यू, आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के जो 17 टर्म्स हैं ये मैंने सारे बता दिए। इन टर्म्स को मैं भी आपको ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करिए, बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम कल स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पर। ठीक है बेटा? और कल से सभी को अपना कैमरा ऑन करके रखना है, तो कल से आप उस अकॉर्डिंगली एडजस्ट होकर के अपना बैठेंगे ताकि सबका मुझे कैमरा विजिबल रहे, फेस विजिबल रहे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके। Yes, sir. बाकी का हम कल करते हैं। आज का समझ में आ गया है सभी को, या किसी को कोई डाउट है? No, sir. नहीं डाउट, चलिए बाकी का हम कल करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। नाउ आई एम Thank एंडिंग। you, sir. वेलकम बेटा, Thank you, sir. वेलकम बेटा।